अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आज जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम शायद आपको याद नहीं होगा, उनका नाम है महमूद अब्बास। अब आप कहेंगे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, फिलिस्तीन में कौन सी सरकार है, ये राष्ट्रपति कैसे बने, और अगर ये राष्ट्रपति हैं तो ये हमास को रोकते क्यों नहीं? क्या हमास ने, वहां के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला करने से पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से पूछा था? क्या फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ये सब चीजों के बारे में जानते थे? और आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की अपनी राय क्या है? वो फिलिस्तीन के लोगों को कैसे बचाएंगे? ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो ये जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, ये 87 वर्ष के महमूद अब्बास हैं और फिलहाल ये पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के चीफ हैं। ये वही अथॉरिटी है जिसे संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देश फिलिस्तीन की सरकार के तौर पर मान्यता देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह फिलिस्तीन की एक ऐसी सरकार है जिसे ना तो फिलिस्तीन के लोगों ने चुना है और ना ही फिलिस्तीन और हमास के लोग इस अथॉरिटी की और इसके चीफ महमूद अब्बास की कोई भी बात सुनते हैं या मानते हैं। यानी ये राष्ट्रपति तो हैं लेकिन इनकी चलती नहीं। ये फिलिस्तीन के लोगों का दुर्भाग्य है कि जो महमूद अब्बास वर्ष 2006 में फिलिस्तीन के आम चुनावों में ही हार गए थे, वो आज दुनिया के लिए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और इससे भी बड़ा मजाक ये है कि वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति होते हुए भी फिलिस्तीन में नहीं रहते, बल्कि वो हमेशा ही जॉर्डन में रहते हैं और ना ही फिलिस्तीन में उनकी कोई चलती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये राष्ट्रपति हैं लेकिन ये बिल्कुल असहाय राष्ट्रपति हैं। इसी तरह से हमास भी खुद को फिलिस्तीन के लोगों की असली सरकार बताता है, लेकिन उसका चीफ भी फिलिस्तीन में नहीं रहता, वो कतर के दोहा शहर में रहता है। और सच्चाई है कि फिलिस्तीन के 50 लाख लोग ना तो हमास को चाहते हैं और ना ही फिलिस्तीन की इस नेशनल अथॉरिटी को चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को ही वहां के लोगों ने खुद नहीं चुना है, बल्कि हमास ने और फिलिस्तीन की इस नेशनल अथॉरिटी ने जबरदस्ती फिलिस्तीन के 50 लाख लोगों पर खुद को थोपने का काम किया है। यानी फिलिस्तीन पर कब्जा इजराइल ने नहीं किया, बल्कि फिलिस्तीन पर कब्जा हमास और महमूद अब्बास जैसे नेताओं ने और आतंकवादियों ने जबरदस्ती किया हुआ है। पिछले 17 वर्षों से गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है और वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ही इलाकों में आज सबसे ज्यादा गरीबी है। आज फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में 81% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सोचिए, 81% लोग। 80% लोग वहां बेरोजगार हैं। 63% लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। 80% आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से दूसरे देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद पर निर्भर है। यानी दूसरे देशों से जो पैसा आ रहा है उससे इनका पेट भरता है। पिछले 2 दशकों में हमास दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है, लेकिन फिलिस्तीन के लोग वैसे के वैसे ही गरीब बने रहे और फिलिस्तीन के लोगों को हमास से रोटी के नाम पर सिर्फ हथियार और जिहाद मिला है और नफरत मिली है। असल में आप यहां ये देखिए कि फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो गरीबी में इतने ज्यादा अंदर तक संघर्ष कर रहे हैं कि उनके जीवन में गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, ना उनके पास काम करने के लिए कोई रोजगार है, ना ही उनका कोई जीवन है। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज प्रेरणा देती है, वो है नफरत। और इनके पास जीवन में खाना, इन्हें अब खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके जीवन का जो ईंधन है वो खाना या पैसा नहीं, वो नफरत है। पैसा तो इनके पास है ही नहीं, वो गरीब हैं, खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे हमेशा मोटिवेटेड रखा जाए? वो इसलिए कि इन्हें नफरत की डोज इनके शरीर में रोज लगाई जाए। जो छोटा बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही उसके शरीर में नफरत का इंजेक्शन रोज दिया जाए, नफरत की वैक्सीन रोज उसे दी जाए, ताकि वो बड़ा जब तक हो तब तक वो नफरत से भर चुका हो और नफरत ही उसके जीवन का सबसे बड़ा ईंधन बन जाए। और ये नफरत कैसे आती है? ये नफरत आती है धर्म के नाम पर। इसलिए जो लोग हमास को और फिलिस्तीन के लोगों को एक समझते हैं, उन्हें असल में यह समझना होगा कि हमास और फिलिस्तीन एक नहीं है और फिलिस्तीन पर कब्जा इजराइल से भी पहले हमास जैसे आतंकवादी संगठनों ने किया हुआ है। लोग तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं, सभी इंसान हैं, चाहे वो यहां रहने वाला हो, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, चाहे कहीं और हो। इंसान की फितरत भी एक जैसी ही होती है। तो फिर इन लोगों में इतनी नफरत किसने भरी?
इन लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे बड़ा जो इनका दुखद पहलू है वो ये है कि किसी भी देश में जब कोई विपत्ति आती है तो उस देश के आम नागरिक अपनी सरकार की तरफ देखते हैं या अपने नेता की तरफ देखते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि उनका नेता उनकी इस मुहिम को अपनी सही मंजिल तक लेकर जाएगा या फिर उनकी सरकार उन्हें विपदा से बचाएगी। हर देश में यही होता है, लोग सरकार की तरफ देखते हैं या कोई बहुत बड़ा आप समझिए मुहिम चल रही होती है, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा होता है तो अपने नेता की तरफ देखते हैं। फिलिस्तीन के लोग बड़े अभागे हैं क्योंकि उनके नेताओं ने उन्हें हमेशा धोखा दिया है। जिस पर भी उन्होंने विश्वास किया है उसने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत दी है और कहा है कि आप इस नफरत को पालते रहिए अपने शरीर में, अपने मन में, और फिर एक दिन इस नफरत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहां ना तो कोई सरकार है और ना कोई नेता है और जो ये सारे लोग हैं ये कंफ्यूज हैं। अब आप इस युद्ध का एक और पहलू समझिए और वो ये कि जब अब ये युद्ध नैरेटिव के हथियारों से लड़ा जा रहा है, यानी सबकी अपनी अपनी कहानी है। हमास और इजराइल दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि इस युद्ध में छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है और दोनों तरफ से लड़े जा रहे इस नैरेटिव वॉर ने अब दुनिया के लोगों को गैस लाइटिंग की स्थिति में डाल दिया है। थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, बच्चों की मरने की तस्वीरें, बच्चों की निर्मम हत्या की तस्वीरें इजराइल की तरफ से भी आ रही हैं और गाजा की तरफ से भी आ रही हैं। हमास भी रोज वीडियो रिलीज करता है और इजराइल भी रोज वीडियो रिलीज करता है। आपके पास बच्चों की निर्मम हत्या की तस्वीरें आ रही हैं, आप उसे कैसे देखते हैं? थोड़े दिन में क्योंकि कैजुअलिटीज गाजा में ज्यादा हैं तो उनके पास वीडियो भी ज्यादा होंगे और उनके वीडियोज ज्यादा दिन तक आते चले जाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि जो कुछ गाजा में हो रहा है या अब जो एक्शन इजराइल ले रहा है वो गलत होगा? पूरी दुनिया का विलेन इजराइल बन जाएगा? पूरी दुनिया की स्थिति गैस लाइटिंग जैसी है। अब आप सोचेंगे ये मैं गैस लाइटिंग की बात क्यों कर रहा हूं? गैस लाइटिंग एक शब्द है, एक स्थिति है। गैस लाइटिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी पक्ष से इतना प्रभावित हो जाता है कि वो गलत को सही और झूठ को सच मानकर जीने लगता है और नैतिकता की ऐसी गैस लाइटिंग में फंस जाता है जहां से उसके लिए ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक हो जाता है। यानी किसी की इस कदर ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए, लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाए कि वो सच को झूठ मानने लगे और झूठ को सच मानने लगे। उदाहरण के लिए इजराइल और हमास दोनों ही वीडियोस जारी करके कह रहे हैं कि इस युद्ध में बच्चे, महिलाएं और दूसरे आम लोग मर रहे हैं और इन दोनों तरफ के वीडियोस को देखकर कोई भी नैतिकता की गैस लाइटिंग में फंस सकता है और उसे लग सकता है कि हमास ने अगर इजराइल के बच्चों और महिलाओं को मारा तो इजराइल ने भी तो फिलिस्तीन के बच्चों और महिलाओं की जान ली है। और नैतिकता की इस गैसलाइटिंग में फंसकर लोग हमास के आतंकवाद का भी समर्थन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और अभी वैसा ही हो रहा है। तो देखिए, ये जो गैसलाइटिंग है ये आज से नहीं, ये बहुत जमाने से चलती आ रही है, जब लोग नैतिकता की अलग अलग परिभाषाओं से घटनाओं को और इतिहास को देखने लगते हैं। सच यह है कि इजराइल की सेना कह रही है कि वो गाजा पट्टी के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती और वो वहां से लोगों को जाने के लिए कह रही है, पहले चेतावनी दे रही है, क्योंकि इजराइल की सेना का प्राइमरी और आखिरी टारगेट हमास के आतंकवादी हैं, वहां की आम जनता नहीं। लेकिन हमास के प्राइमरी टारगेट इजराइल के छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और दूसरे आम लोग हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नैतिकता की गैसलाइटिंग में फंसकर इसे देखता है तो उसे हमास भी उतना ही सही लगता है या उतना ही गलत लगता है जितना इजराइल, और वो सोचता है कि हमास ने जो किया वही तो इजराइल ने भी किया, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये गैसलाइटिंग वैसी ही है जिसका अनुभव हम कश्मीर में भी कर चुके हैं और यह ठीक वैसा ही है जैसे कुछ लोग सिर तन से जुदा करने की घटनाओं को भी नैतिक रूप से सही ठहराने की कोशिश करते हैं और ऐसी घटनाओं को भी एक प्रतिक्रिया बताते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के साथ वर्षों तक बहुत नाइंसाफी हुई है, इसलिए अगर प्रतिक्रिया के तौर पर इन्होंने किसी का सिर तन से जुदा कर दिया तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई।